हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। हर कोई सरकार में जान पहचान चाहता है। हर किसी को सरकारी सुविधाएं भी चाहिए। अगर कुछ नहीं चाहिए इस व्यवस्था के अंतर्गत तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई नहीं चाहिए। भले ही सुनने में किसी को भी बुरा लग सकता है, लेकिन हकीकत यही है। सरकारी स्कूलों का जो हाल है वो बिल्कुल आईने की तरह साफ है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, क्लासरूम, टेबल, कुर्सी, खाने पीने की व्यवस्था, कुछ भी देख लीजिए, किसी कोने पर नजर डाल लीजिए, सबका हाल बेहाल है। और अब ऐसे में कौन, जी हां, सवाल बड़ा है, ऐसे में कौन अपने बच्चों को निःशुल्क भी, यानी कि हम पैसा नहीं दें उसके बावजूद भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहेगा। और इसलिए अब यह वक्त की पुकार है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए। और इसलिए सरकारी स्कूलों को या फिर सरकार को पुकार सुनने की जरूरत है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला भी सुनाया है कि सरकारी अधिकारी और मंत्री, यानी कि वो तमाम लोग जो कि सरकार से वेतन लेते हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, जिससे सरकारी स्कूलों का हाल सुधर सके। लेकिन फिलहाल अब तक तो कुछ होता दिख नहीं रहा है, लेकिन 2 महीने का वक्त लगभग रह गया है। नया सेशन शुरू होना है और कोर्ट के आदेश का पालन भी होना है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार क्यों मजबूर होना पड़ा कोर्ट को? क्या कुछ वजह हैं? आप देखिए इस खास रिपोर्ट में विस्तार से और फिर हम चर्चा भी करेंगे। बड़े बड़े दावों, वादों और अधिकारों के बावजूद इस देश की विडंबना है कि सरकारी स्कूलों का हाल लगातार बेहाल होता जा रहा है। तमाम योजनाओं के रहते हुए भी सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती है। सारी सुविधाएं धरी की धरी रह जाती हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का गिरता स्तर लगातार करोड़ों बच्चों के भविष्य पर खतरा बनता जा रहा है। इसलिए नया गुणात्मक शिक्षा का अधिकार अधिनियम अतिशीघ्र बनाए जाने की मांग तेज हो रही है, ताकि प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके। आरटीआई एक्ट 2009 के तमाम मानकों को सरल करने की जरूरत है और नया गुणात्मक शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर जोर देने की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। आरटीआई एक्ट 2009 में निजी स्कूलों के लिए कठिन मानक बनाए गए हैं। इन मानकों को पूरा न कर पाने पर निजी स्कूलों को बंद करा दिया जा रहा है। देश भर के गांव, कस्बों और छोटे शहरों में हजारों गैर सहायतित विद्यालयों को बंद करा दिया गया है, लेकिन इन विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है और न ही शासन ने नए विद्यालय भवन बनाए हैं। ये सच है कि गांव, कस्बों और शहरों में सरकारी स्कूलों में दयनीय स्थिति के कारण कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को निःशुल्क भी इन स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता है। वो प्राइवेट स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिन्हें या तो मान्यता प्राप्त नहीं है या जो आरटीई एक्ट 2009 के मुश्किल मापदंडों पर खरे नहीं उतरे हैं। हालांकि ये प्राइवेट असहायतित स्कूल सरकारी प्राइमरी स्कूलों से बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा की अति आवश्यकता है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर को देखते हुए जानी मानी शिक्षा शास्त्री एवं लंदन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गीता गांधी किंगटन ने भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर गहन शोध किया है और गुणात्मक सुधार के उपाय भी सुझाए हैं।
खैर अब वक्त आ चुका है जब सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आरटीआई में कुछ बदलाव हो। साथ ही उन निजी स्कूलों के लिए भी आरटीआई एक्ट 2009 के कठोर मानक व्यवहारिक किए जाएं, जिन्हें या तो बंद करा दिया गया है या फिर उन पर बंदी की तलवार लटक रही है। अगर ऐसा हुआ तो हम गर्व से कह सकेंगे, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। बहुत सारे सवाल हैं और सवाल इसलिए है कि नीतियां सरकार बनाती है और उन नीतियों के बाद सरकार खुद ही ना तो उनके अधिकारी ना उनके कर्मचारी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। और खास तौर से अगर हम सरकारी अस्पतालों का भी जिक्र कर लें, हालांकि वो विषयांतर होगा क्योंकि हम बात करेंगे शिक्षा की नीति की, शिक्षा की गुणवत्ता की, और खास तौर से उत्तर प्रदेश ही क्यों, हम बात करेंगे भारत में स्कूली शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको लेकर हम जिक्र करेंगे। जिक्र इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का भविष्य, अगर हम जब जिक्र करते हैं कि देश कैसे मजबूत हो, तो भविष्य की बुनियाद में, वर्तमान की बुनियाद में शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण तत्व समाया होता है, क्योंकि इसी शिक्षा से रोशनी मिलती है और देश का मुस्तकबिल, देश का भविष्य बहुत उज्जवल होता है। और बच्चे जब अच्छी तरीके से पढ़ ही नहीं पाएंगे तो फिर देश का भविष्य कैसा होगा, ये आप सोच सकते हैं। बहरहाल इस वक्त आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है इस विषय को लेकर? आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार देश में कैसे शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए, स्कूली शिक्षा, खासतौर से सरकारी स्कूली शिक्षा को सुधारा जाए? सरकार क्या प्रयास करे, समाज का योगदान कितना रहे, और जो संस्थाएं हैं निगरानी करने के लिए उनका क्या योगदान होना चाहिए, कैसी उनकी भूमिका होनी चाहिए? आप हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं क्योंकि लगातार हम कहते हैं इस बात को कि यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिहाज से ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सीधे आप शिरकत करते हैं, अपनी राय, अपने ख्याल, अपना विचार यहां पर रखते हैं। टेलीफोन नंबर इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से और हम आपकी बात को यहां पर रखेंगे। हमें इंतजार है आपकी कॉल्स का। तो चलिए शुरू करते हैं हम चर्चा को, और हमारे साथ में समय प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन मौजूद है, जो कि जिन्होंने कह सकते हैं कि 1985 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीएससी और 1994 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर, इस विषय को लेकर इन्होंने पीएचडी की थी और 70 पेपर्स पब्लिश भी हुआ जो उन्होंने शोध किया है। और इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आज ये हमारे साथ में हैं और हम इनसे इनके अनुभव को लेकर, इनके शोध को लेकर जानना चाहेंगे। लेकिन उस शोध का कैसे हिंदुस्तान की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार फायदा उठाए, इसके लिए भी हमारे साथ में डॉक्टर महेंद्र नाथ राय मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के। स्वागत है आपका डॉक्टर महेंद्र नाथ राय हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, एक सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन या एक टिप्पणी कह सकते हैं। प्रोफेसर गीता गांधी, आपसे हम यहां पर यह जानना चाहेंगे, इस समय जो हिंदुस्तान में स्कूली शिक्षा है वो ऐसी क्यों है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। समस्या कहां पर है, समाधान हम बाद में देखेंगे। आवाज कट जा रही है जी गीता गांधी जी, आपको मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो आप हमें बताएं, स्कूली शिक्षा को लेकर अभी समस्याएं कहां पर हैं जो आपने शोध किया है? कहां पर बुनियाद में कहीं प्रॉब्लम है, समाज में प्रॉब्लम है, सोच में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहां पर है? हाँ, मैं बता रही हूँ आपको। तो अभी इस समय हमारे यहाँ, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात कहें। तो अभी हमारे यहाँ जो स्थिति है वो काफी ठीक है। जो स्थिति है शिक्षा की वो अभी काफी असंतोषजनक है, क्योंकि हमें जो, अगर आप शोध के आंकड़े देखें, जो लर्निंग लेवल्स ऑफ बच्चों के जो ज्ञान का स्तर है उसको जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो हमें दिख रहा है कि वहां पर जो बच्चों का लर्निंग का स्तर है, ज्ञान का स्तर है, उसमें जब उसको मेजर किया जा रहा है तो उसमें लगातार कमी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, असर रिपोर्ट, जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, जो हर साल करीब 7 लाख बच्चों को टेस्ट किया जाता है, प्राइमरी एज और अपर प्राइमरी एज के बच्चों को जो टेस्ट किया जाता है,
उससे जो हम सीखते हैं कि बच्चों का लिटरेसी लेवल क्या है, बच्चों का न्यूमरेसी लेवल क्या है, तब हमें पता चल रहा है कि साल दर साल बच्चों के ज्ञान के स्तर में बढ़ावा होने की बजाय कमी होती जा रही है। तो अब अगर आप उसके असर रिपोर्ट को हर साल देखें तो एक बहुत ही शोचनीय और प्रॉब्लमैटिक स्थिति है। तो एक तो ये है कि बच्चों के ज्ञान का स्तर, जो सबसे एक अहम आंकड़ा है शिक्षा के सिस्टम के हेल्थ को जज करने का, उसमें कमी होती जा रही है। दूसरा, अगर आप देखें जो हमारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीईटी, जिसको पास करना एक शिक्षक के लिए अनिवार्य है, जिसके बूते पर उसको जॉब मिलेगा, क्योंकि ये समझा गया है कि अगर टीचर स्वयं अच्छे ढंग से सब्जेक्ट मैटर नॉलेज उसकी सिक्योर है, फर्म है, तो वो बच्चों को सिखा पाएगा। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पास रेट एक बहुत ही कम है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। 10% से कम शिक्षक जो इस टेस्ट को ले रहे हैं वो पास कर पा रहे हैं, जबकि पास परसेंटेज है 60%। 60% या उससे ऊपर जिस शिक्षक को मिलते हैं वो इस टेस्ट में पास माना जाता है, लेकिन सिर्फ 10% से कम शिक्षक, नॉर्मली 6% से कम शिक्षक इस टेस्ट को पास कर पा रहे हैं प्रदेश आफ्टर प्रदेश आफ्टर प्रदेश में। तो यानी कि शिक्षा, जो शिक्षक के खुद के ज्ञान का स्तर है वो इतना ऊंचा नहीं है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को वो जिस स्तर की किताबें उन बच्चों की हैं उस स्तर पर पढ़ा सकें। तो दूसरा ये, और तीसरा ये है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें हम ये नहीं कहेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें उन लो फी प्राइवेट स्कूल, जिनको कहते हैं बजट प्राइवेट स्कूल्स, उनसे भी कम स्तर की शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिल रही है। और स्थिति तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये दे करके एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके अपने बच्चे को, तो वो प्रेफर कर रहा है इसके कंपैरिजन में कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए, जहां पर उसको फ्री यूनिफॉर्म भी मिलेगी। निश्चित तौर पर आपकी चिंता वाजिब है प्रोफेसर गीता गांधी, और हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। स्वयं व्यक्तिगत अनुभव ये है कि अगर किसी टीचर से पूछा कि सानिया मिर्जा कौन है तो वो कहते हैं मिर्जा गालिब की बेटी। मैं हैरान रह जाता हूं ये सोचकर कि ये इसी देश के रहने वाले हैं, ये इसी समाज से बिलोंग करते हैं, और वाकई बहुत अफसोस होता है और हंसी मजाक का पात्र भी बनते हैं ये शिक्षक, कि वो ये शिक्षा देते हैं बच्चों को, देश का भविष्य बनाते हैं। हमारे साथ में महेंद्र विक्रम सिंह, हमारे एक दर्शक मौजूद है, सम्मानित दर्शक उरई से हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। वर्तमान समय में स्कूली शिक्षा और खास तौर से सरकारी, क्या ख्याल आपका, क्या विचार आपका? अपने टेलीविजन को आप कृपया करके बंद कर दें। लगातार एक गुजारिश मैं करता हूं अपने तमाम दर्शकों से कि जब भी वो सवाल करें अपने टेलीविजन को बंद कर दें। जी, ये शिक्षा के मामले में जी, जब तक इन टीचरों की जो भर्ती की जाती है, आजकल इतनी बेरोजगारी है, ये जाने कहाँ पे झोला छाप टाइप के, जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, अभी झोला छाप टीचर्स भी लग जाते हैं नौकरी में। अब उनसे क्या आशा की जा सकती है? क्या पढ़ाएंगे वो, जो खुद रिश्वत देके या नकल करके इस स्तर पे आए हैं? आपके दो शब्द अपने आप में पर्याप्त है महेंद्र विक्रम सिंह जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वैसे ही झोला छाप शिक्षक या टीचर भी होते हैं, जो खुद नकल करके आते हैं और उसके बाद एन केन प्रकारेण जुगाड़ से कह सकते हैं और वो शामिल हो जाते हैं। और खुद प्रोफेसर गीता गांधी भी ये कह रही हैं कि जो रेशियो है सही शिक्षकों का पास करने का, टीईटी 60% जो क्रॉस कर ले वो महज 10% है, और इस लिहाज से भी आप सोच सकते हैं कि एजुकेशन का सिस्टम किस कदर टूट रहा है, बिगड़ रहा है। डॉक्टर महेंद्र नाथ राय मौजूद हैं हमारे साथ में। डॉक्टर महेंद्र नाथ राय, प्रोफेसर गीता गांधी ने जो कुछ अभी बुनियाद में प्रॉब्लम कहां पर है इसकी तरफ इशारा किया, क्या इनकी बात से आप इत्तेफाक करते हैं और किस हद तक करते हैं? मैं प्रोफेसर गीता की बातों का कुछ हद तक तो सहमत हूं, लेकिन पूरी तरह से सहमत नहीं हूं जी। उसका विरोध भी मैं कर रहा हूं जी। उसका कारण यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो है वह सरकार की होनी चाहिए संविधान के तहत जी। और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का ही परिणाम है जो आज शिक्षा की गुणवत्ता दिनों के दिन गिरती जा रही है। उसका मूलभूत कारण 2-3 कारण है। एक तो कारण यह है कि योग्य शिक्षक और सम्मानजनक वेतन पाने वाले शिक्षकों का अभाव है।
जो प्रोफेसर गीता जी ने कहा वह 10% विद्यालयों की व्यवस्था की बात कर रही हैं, जबकि 90% विद्यालय जो प्रदेश या देश में है वहां काम करने वाले शिक्षकों को 500 और 1000 भी वेतन नहीं मिलता। और कहीं कहीं 50% ऐसे शिक्षक हैं जो ट्रेंड नहीं है, योग्य नहीं है, अयोग्य लोगों को रख दिया गया है, क्योंकि विद्यालय के पास संसाधन नहीं है कि उनको वेतन दे सके या पैसा दे सके। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूं। प्राथमिक शिक्षा में 3 लाख के लगभग लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें 1,80,000 शिक्षा मित्र हैं। केवल 1 लाख सवा लाख अध्यापकों की बदौलत शिक्षा व्यवस्था चल रही है सरकार की, और 1,80,000 जो शिक्षा मित्र हैं वो मात्र 3,000, 4,000, 5,000 वेतन पाते हैं। 5,000 वेतन पाने वाले व्यक्ति से आप गुणवत्ता की कल्पना कर रहे हो, और जो कि बहुमत संख्या उनकी है। वहीं मैं माध्यमिक में ले जाना चाहता हूं आपको, 4 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें अभाव का जीवन जी रहे हैं, साल 2 साल तक वेतन ही नहीं मिलता। नहीं तो समस्या कहां पर है? कहे जाते हैं जो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र 80,000 शिक्षक जो वेतन पाते हैं। जब तक प्रोफेसर गीता गांधी ने समस्या की तरफ जिक्र किया, उनका जो मानना था, जो उन्होंने शोध किया, जिस तरीके से उन्होंने समझा, समस्या कहां पर है आपके लिहाज से? मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, समस्या यहाँ है कि सरकार को विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए, योग्य शिक्षक उपलब्ध कराना चाहिए, और शिक्षकों को पूरा वेतनमान देना चाहिए, जिससे कि वह किसी अन्य समस्याओं से ग्रसित न हो। स्वतंत्र वातावरण में ज्ञान अर्जित करके प्रसन्न मुद्रा में वो ज्ञान दे सके, तभी गुणवत्ता प्राप्त हो सकती है। अभाव और लाचारी बेबसी की स्थिति में गुणवत्ता नहीं प्राप्त हो सकती। चलिए, सरकार जिम्मेदारियों से भाग रही है। प्रोफेसर गीता गांधी कुछ कहना चाह रही है, उससे पहले मैं अपने एक दर्शक को ले लेता हूं। प्रहलाद विश्वकर्मा है गोरखपुर से। प्रहलाद जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? हाँ मनोहर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी। हेलो जी, अपनी बात कहें। हाँ मनोहर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग भी जो है प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं जी। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे जमाने में जो है तमाम जो है जेंट्स शिक्षक हुआ करते थे, और कभी कभार हम लोग अगर स्कूल नहीं जाते थे तो वहाँ करके हमारे घर जो है वो लोग शिकायत करते थे हमारे पिताजी से कि भाई आपका बच्चा जो है आज स्कूल पढ़ने नहीं आया, और हम लोग को जो है पूरी मुस्तैदी के साथ पढ़ाया जाता था। और आज हम लोग देखते हैं प्राइमरी स्कूल में जितने भी हमारी बहन या बेटियां मैंने शिक्षक के रूप में हैं, तो वो ज्यादातर जो है इस ठंड के मौसम में सूचर लेकर के बीनने का काम करती है, बच्चों का पढ़ाने का काम जो है वो अनदेखा कर देती हैं। चलिए, शुक्रिया आपका प्रहलाद जी। वैसे मुझे लगता है कि जो मेरा अपना मानना है, शिक्षक अब व्यक्तिगत जीवन ज्यादा जी रहा है, सामाजिक जीवन कम जी रहा है, शायद उसकी वजह भी एक हो सकती है। दीपक हाथरस से हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारी आवाज मिल रही है? शायद दीपक से संपर्क टूट चुका है। प्रोफेसर गीता, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप कह सकती हैं अपनी बात को। हाँ, धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रही थी कि डॉक्टर महेंद्र नाथ राय जी के पॉइंट पे कि शिक्षक का जो सम्मान है, शिक्षक का जो वेतन का स्तर है, वो हम इस बात से सहमत हैं कि शिक्षक का वेतन का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम शिक्षा को वैल्यू करते हैं तो हमें शिक्षक को भी वैल्यू करना चाहिए, तो उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ शिक्षक का जो वेतन है वो किस स्तर का है। जैसे 6 पे कमीशन के अंतर्गत शिक्षकों का जो वेतन था वो डबल कर दिया गया था एक झटके में। और अगर हम आज देखें तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक का जो वेतन है वो पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की जो है उससे 12 या 13 गुना है। अगर आप चाइना जैसे देश को देखें तो वहां पर शिक्षक का वेतन वहां की जो पर कैपिटा इनकम है उसके ठीक बराबर है, यानी कि रेशियो इज 1:1। उत्तर प्रदेश में रेशियो है अबाउट 12 और 13:1। तो ऐसा नहीं है कि हमारे शिक्षक जो हैं उनको अच्छी पे नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमारे देश में 70% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और 30% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो रियल मुद्दा शिक्षक का वेतन नहीं है, रियल मुद्दा जो है, अगर आप शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में गुणवत्ता की बात करते हैं, तो रियल मुद्दा यह है कि जो 70% बच्चे हैं जो हमारे देश के सरकारी स्कूलों में मेजॉरिटी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनमें गुणवत्ता कैसे लाई जाए, उन स्कूलों में गुणवत्ता कैसे लाई जाए। तो
शिक्षक को अच्छा वेतन देना जरूरी है और हमारे 6 पे कमीशन के अंतर्गत 7 पे कमीशन के अंतर्गत उनको अच्छे वेतन मिल भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 1,77,000 शिक्षा मित्रों को रेगुलराइज भी किया गया। जब उनकी पे थी 3,500 रुपए पर महीना, एकदम से उनकी हो गई करीब 31,405 रुपए पर महीना अब उनकी है। प्रोफेसर गीता जी, जब जो रेगुलराइज हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। प्रोफेसर गीता गांधी जी, मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीजें सरकारी हैं, जैसा आप खुद भी कह रही हैं। कितने शिक्षकों को इतना मिलता है पैसा 6 पे कमीशन के आधार पर? जाहिर सी बात है जो सरकार में है उनको, और उनको क्या वो उसका कह सकते हैं कि वो उतनी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं? सवाल ये भी है। मेरा सीधा सीधा कंसर्न इस बात से है, शिक्षक कितने हैं, कमी कितनी, इससे नहीं है, क्या जितने हैं भी वो क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं? और दूसरी बात, जो प्राइवेट स्कूल हैं, क्या सरकार का मकसद प्राइवेट स्कूलों को खत्म करना भी है? क्योंकि जब प्राइवेट स्कूल नहीं होंगे तभी सरकारी स्कूल की गुणवत्ता बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे वहीं जाएंगे, प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे नहीं। तो क्या ये भी सरकार करना चाह रही है? ये कुछ सवाल हैं जो जहन में हैं। हमारे साथ में रवि वर्मा गोरखपुर से हमारे एक दर्शक हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। रवि जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, हेलो जी, अपनी बात कहें। जी सर, ये विकलांग बच्चों के लिए प्राइमरी स्तर पे क्या शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है और उसके टीचर हैं? जी, चलिए शुक्रिया आपका। इस बात को हम रखेंगे अपने, जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है विशेषज्ञ, उनसे हम बात करेंगे विकलांग बच्चों के लिए क्या खास व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से। और हम कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, आधी अधूरी शिक्षा भी बड़ी खतरनाक होती है। और जब हम सरकार की तरफ निगाह भरकर देखते हैं तो राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए ये ज्यादा जरूरी है या फिर एजुकेशन मिल जाए ये ज्यादा जरूरी है? और मुझे लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन की बात होनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं, उनके पास जाएं उससे पहले बिहार से हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, आशीष। आशीष जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आवाज जा रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात कहें। जी, मैं ईश्वर बोलना चाहूंगा कि जो टीचर को सरकारी इम्तिहान लेके स्कूल में दाखिला देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। कड़ा इम्तिहान लेके दाखिला दिया जाना चाहिए। हमारे साथ में प्रोफेसर गीता गांधी और डॉक्टर महेंद्र नाथ राय लगातार मौजूद हैं। प्रोफेसर गीता गांधी, बहुत सारी चीजें आपने अपनी तरफ से कही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान समय में, पहली बात, शिक्षक यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनके दिलों के अंदर जरा झांक कर देखिए, क्या उनके अंदर वो डेडिकेशन है? वो लापरवाह हैं, वो निकम्मे हैं, वो आलसी हैं। मैं इस शब्द को इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अगर वो बहुत अच्छे होते तो भाई तनख्वाह दे रही है सरकार, क्या आप अपने आप को अपडेट नहीं कर सकते हैं? क्या आप टेलीविजन नहीं देखते हैं? क्या आप अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या दुनिया में जो प्रचार और प्रसार हो रहा है शिक्षा का वो क्यों नहीं करते? तो ये तो मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर कहूं तो ये सीधा और सीधा जिम्मेदारी शिक्षा से जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं शिक्षकों की, उनकी जिम्मेदारी सीधे सीधे है। जो मुझे लगता है 1 लाख जो शिक्षक हैं, अगर वही चाले तो वो बेहतर हो जाए। 1,80,000 जो शिक्षा मित्र भरे गए हैं, वो कैसे भरे गए हैं अगर हम उसकी चर्चा करेंगे अगर यहाँ पर, तो शर्म आ जाएगी। शर्म इसलिए आ जाएगी, उनके गुण कम है, अवगुण ज्यादा है उन शिक्षकों के, और बच्चे क्या सीखेंगे उनसे? दूसरा सवाल ये है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है वो ये कि आखिरकार समाज से शिक्षक कट गया है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। समाज के प्रति जवाबदेही खत्म हो गई है, टीचर एक प्रोडक्ट बन गया है और वो प्रोडक्ट बस अपनी मार्केटिंग कर रहा है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसको कि समझना बहुत जरूरी हो गया। हमारे साथ में एक दर्शक इस समय मौजूद हैं, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? हेलो जी, आप बात बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब ये प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उसमें कोई ना तो टीटी की पात्रता है ना कुछ भी है, उसके बावजूद भी वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी रहती है। और यही टीचर जो 40,000 और 50,000 वेतन पाते हैं, उसके बाद वहाँ का अपने आप को मतलब बच्चों को ट्रेन मतलब पढ़ाई के लिए ज्यादा वो नहीं कर पाते हैं। जी, शुक्रिया आपका। हमारे साथ में एक दर्शक और है, राम प्रताप है कुशीनगर से। राम प्रताप जी, क्या कहेंगे आप? पूछना चाहता हूँ जी कि 1995 के इधर प्राथमिक विद्यालय में उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले कितने 4th क्लास की नौकरी पाए हैं?
नौकरी। जी 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 मैं वही दोहराना चाहता हूं कि एक प्राइवेट विद्यालय में 5,000 रुपया पढ़ाने वाला शिक्षक अच्छा से पढ़ा लेता है, जबकि सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 40,000 पाने वाला क्यों नहीं बच्चों को पढ़ा पाता है। मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से, आपकी बात बहुत वाजिब है। प्रोफेसर गीता गांधी, जिन बातों को मैंने कहा हम ये जरूर चाहेंगे कि आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि एक सवाल आया था विकलांग बच्चों के लिए, तो हम चाहेंगे उसका भी जवाब आप दें अपनी तरफ से। उसके बाद भी हमारे एक दर्शक और मौजूद हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि देखिए, जो आपने स्थिति डिस्क्राइब की और अभी जो आपके दर्शक ने अभी बोला, वो भी बहुत अहम पॉइंट है कि 4 या 5,000 रुपए पाने वाला शिक्षक जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है और वहां पर बच्चों के शिक्षा का स्तर भी जो है वो थोड़ा तो बेहतर है ही है, चाहे बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। तो 40,000 रुपए पाने वाला शिक्षक अक्सर नहीं पढ़ा पा रहा है। तो उसका रीजन क्या है, ये आपके दर्शक ने एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आपने खुद कुछ शब्द यूज किए, मुझे ये भी नहीं पता कि वो शब्द सही है कि नहीं। जैसे आपने बोला शब्द आपने ऐसे यूज किए जैसे आलसी हैं या कोई इस तरीके के शब्द बोले, तो हमें लगता है कि ये एक सिस्टम का फॉल्ट है, इंडिविजुअल्स का कोई फॉल्ट नहीं है। इंडिविजुअल्स तो हर जगह अच्छे और हर जगह बुरे इंडिविजुअल्स भी होते हैं। जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का सिस्टम उनको बनाया जाएगा, उससे उनका एफर्ट लेवल डिटरमिन होता है। मैं आपका ध्यान इस दूसरी तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ, इस तरफ कि 2005 से लेकर के 2014 के पीरियड में 9 वर्ष थे। उन 9 वर्ष के पीरियड में सरकार ने इस देश में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने, फर्क स्टेट गवर्नमेंट से कुल मिलाकर के 1.38 लाख 1,38,000 नए गवर्नमेंट स्कूल स्थापित किए इस 9 वर्ष के पीरियड में, 2005 से 2014 तक। 1,38,000 स्कूल तो स्थापित हुए, बच्चों का क्या हुआ? बच्चों का नामांकन इन 1,38,000 स्कूल के आने के बाद 67 लाख बच्चे कम हो गए गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम में। नए स्कूल बनाने के बावजूद नंबर ऑफ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में कम हो गए 67 लाख। प्राइवेट स्कूल्स का क्या हुआ? उसी 9 वर्ष के पीरियड में 1,70,000 नए प्राइवेट स्कूल्स आए। डाइस डेटा की बात कर रही हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एजुकेशन, DISE या डाइस डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है। उसके अनुसार 1.38 लाख गवर्नमेंट स्कूल स्थापित हुए इस 9 वर्ष के पीरियड में और 1.7 लाख प्राइवेट स्कूल स्थापित हुए। 1.7 लाख प्राइवेट स्कूल जब स्थापित हुए तो उनके एनरोलमेंट में क्या हुआ? एनरोलमेंट में 3,55,00,000 की वृद्धि हुई। तो माने कि पेरेंट जो है वो सरकारी स्कूल को छोड़ करके प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहा है, जबकि प्राइवेट स्कूल में उनको फीस देनी पड़ेगी, ना उनको फ्री वहां टेक्स्ट बुक मिलेगी, ना फ्री यूनिफॉर्म मिलेगी, ना फ्री मिड डे मील मिलेगा और ना उसको स्कॉलरशिप मिलेगी कैश की, फिर भी पेरेंट वहां जा रहा है। तो इसका माने ये है कि सरकार ने, जैसे हमारे जो दूसरे यहाँ पर बैठे हुए हैं सर, आपने बोला, बिल्कुल सही बोला कि बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए क्या करना चाहिए। और हम ये चाहेंगे कि इस डिबेट में हम इस बात पे ज्यादा गौर करें कि हमें शिक्षा की गुणवत्ता सरकारी स्कूल में कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बात पे हम गौर करना चाहेंगे। चलिए, निश्चित तौर पर ये कंसर्न हमारा भी है कि समस्या तो हम जानते हैं, समाधान क्या होना चाहिए। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं प्रोफेसर गीता गांधी। समस्या हम जानते हैं, समाधान क्या होना चाहिए, सरकार के स्तर से, हमारे स्तर से, यानी कि समाज के स्तर से क्या कुछ होना चाहिए। हिंदुस्तान के जब हम शिक्षा व्यवस्था का जिक्र करते हैं तो प्राचीन भारत का हम जिक्र करें, गुरुकुल परंपराएं थी, गुरु और शिष्य की परंपरा थी, लगातार काफी दिनों तक बनी रही। उसके बाद हमने देखा कि मध्यकाल के बाद में पंडित जी होने लगे स्कूल में और बच्चे पढ़ने लगे, तब तक भी कंसर्न बना रहा गांव में। और मुझे लगता है कि अभिभावक जाते नहीं थे स्कूल, पंडित जी खुद बच्चों को लेकर जाते थे, कंसर्न रहता था। उसके बाद जो हमने देखा जिस तरीके से शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ और उसके बाद में शिक्षा इस तरीके से प्राइवेट हाथों में गई, आरोप इस वजह से लगे कि भाई प्राइवेट हो गया सब कुछ, मामला पैसे का बोलबाला हो गया है और धीरे धीरे करके चीजें बिगड़ती चली गई, स्वरूप बिगड़ता चला गया। अब क्या हो, समाधान चाहिए, अब क्या होना चाहिए। हमारे साथ में प्रोफेसर गीता गांधी और हमारे साथ में इस समय डॉक्टर महेंद्रनाथ राय मौजूद हैं। हमारे साथ एक दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं, हम उनको शामिल करेंगे। अमित है हमारे साथ में, काशीपुर से, उत्तराखंड। अमित जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जैसे ये टेट का कह रहे हैं कि सबकी टीचर योग्य नहीं है, तो बात ये है कि टेट का जो सिलेबस है वो दोषपूर्ण है। आप देखेंगे कि अगर सोशल स्टडी के टीचर से हिंदी और उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंग्लिश से,
और जो और कोई टीचर अपॉइंट हो रहा है तो इससे जैसे सोशल स्टडी के फिर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 60 और हिंदी इंग्लिश के। तो पहली बात तो कि जैसे यूजीसी नेट में सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होता है, वैसे यूटेट क्यों नहीं होता है सब्जेक्ट वाइज? जी, आपका कहने का मतलब अगर इतिहास का कोई शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं तो इतिहास के सवाल करिए। ये टेट जो टीईटी आप बता रहे हैं, इसका अपने आप में सिलेबस बहुत खराब है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है और दिक्कत है इसमें भी अपने आप में। प्रोफेसर गीता गांधी, जो सवाल और समाधान का जब हम जिक्र कर रहे हैं, कहां पर कौन कौन से मोर्चे पर लड़ना होगा हमको या फिर सरकार को, समाधान क्या है आपकी तरफ से? हाँ सर, देखिए समाधान के कई पहलू हैं और मुझे लगता है कि जो मेरा रिसर्च वर्क रहा है पिछले 25-26 साल का, उसके ऊपर आधारित मुझे लगता है कि 3-4 चीजें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं सरकारी स्कूल में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ जो फंडिंग है गवर्नमेंट स्कूल्स की और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स की, जो फंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकार एड देती है, ग्रांट देती है इन स्कूल्स के चलने के लिए, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रांट जो है वो एक ब्लॉक ग्रांट है। ब्लॉक ग्रांट का माने ये है कि जैसे किसी एक समय ऐतिहासिक समय में 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जब भी स्कूल की स्थापना हुई तो नंबर ऑफ टीचर्स नियुक्त किए गए और उन टीचर्स की सैलरी सुनिश्चित करके वो उस स्कूल को वो उतनी ग्रांट मिलती है। अगर अब दशक बाय दशक उसमें बच्चे कम होते गए लेकिन टीचर्स जितने नियुक्त थे उतने अभी नियुक्त हैं, तो उनकी जो टोटल सैलरी बिल है उस स्कूल का वो उसको मिलता जा रहा है। जब बच्चे कम हो रहे हैं तो पर स्टूडेंट फंडिंग की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब हम लोगों ने जो सिस्टम है फंडिंग का, हम लोगों ने ब्रिटिश से इनहेरिट किया था 1947-48 में जब वो यहाँ से गए थे। तो जब वो चले गए यहाँ से, जो सिस्टम वो अपने देश में चला रहे थे वही सिस्टम वो यहाँ चला रहे थे। लेकिन जब उनका देश जो है पिछले 70 साल में उन्होंने उस सिस्टम में बहुत चेंजेस लाए हैं। वो एडेड मतलब गवर्नमेंट की एड जो अपने गवर्नमेंट और एडेड स्कूल को देते हैं, उन्होंने अपनी ग्रांट को पर स्टूडेंट ग्रांट कर दिया। तो अब ये है कि गवर्नमेंट को किसी स्कूल के क्वालिटी को जज करने की जरूरत नहीं है। वहां पर अगर पेरेंट अपने बच्चे को भेज रहा है इसका माने उसमें गुणवत्ता है। वहां अगर बच्चे को पेरेंट हटा ले रहा है और स्कूलों की तरफ दौड़ रहा है इसका माने उस स्कूल में गुणवत्ता नहीं है। तो जब बच्चे वहां कम होंगे, नामांकन कम होगा किसी स्कूल में, तो जाहिर है कि अगर पर स्टूडेंट ग्रांट है तो स्कूल की टोटल रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हर एक स्कूल को एक इंसेंटिव होगा कि हम बच्चों को एफर्ट लगा के अच्छी तरीके से पढ़ाएं जिससे हमारे बच्चे कहीं और ना जाएं। जब मेरे पास रहेंगे बच्चे तो मुझे पूरी फंडिंग मिलेगी, मेरे सारे टीचर्स मेरे पास रहेंगे। अगर बच्चे छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि मेरा एफर्ट लेवल अच्छा नहीं है, मेरी टीचर अकाउंटेबिलिटी ठीक नहीं है, मेरे बच्चे अच्छी तरीके से शिक्षा के स्तर पे सीख नहीं रहे हैं, तो फिर हमारी फंडिंग कम होगी। एक इनहेरेंट इंसेंटिव बन जाएगा उस स्कूल के लिए। तो ये मेरा एक टॉप टिप है कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और देश क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा देश नहीं है, कोई भी डेवलप्ड देश ऐसा नहीं है जहां पर स्टूडेंट फंडिंग गवर्नमेंट स्कूल्स को जो दी जाती हो वो पर स्टूडेंट ना हो, ब्लॉक ग्रांट की तरह हो। आपकी इस बात को ये बदलना पड़ेगा। ये जो आपने पहली बात कही है जो कि आपके शोध पे निकल कर आई, डॉक्टर महेंद्र नाथ से इसका भी हम थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन जरूर लेना चाहेंगे। क्या ये पॉसिबल है इस तरीके से व्यवस्था कर पाना? डॉक्टर महेंद्र नाथ राय, इस तरीके से व्यवस्था कर पाना संभव है या इसमें दिक्कतें हैं? नहीं, ये सरासर गलत है और शिक्षा का बाजारीकरण करने का ये प्रयत्न होगा। और शिक्षा का बाजारीकरण करने से गरीब व्यक्ति, जो समाज का, जो देश का समाज का 80% जनता गरीब है जी, जो जिसके पास संसाधन नहीं है वो अपने बच्चे को पढ़ा सके, यदि ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी तो शायद वो शिक्षा से महरूम हो जाएंगे। क्यों? जो पुराने प्राचीन काल में जैसे राजाओं महाराजाओं के बच्चे ही शिक्षा प्राप्त करते थे, सामान्य नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, वही स्थिति पुनः आ जाएगी। आप बाजारीकरण कैसे देख रहे हैं? मुझे इसका अर्थ थोड़ा विस्तार बताइए। उन्हीं शिक्षकों द्वारा, उन्हीं विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है समाज की। बाजारीकरण जैसे मैं आपसे बता रहा हूं कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जो अपने को दम भरते हैं कि मैं बहुत अच्छी शिक्षा देता हूं, वहां एक एक बच्चे से फीस 24-24 हजार, 25-25 हजार, 10-10 हजार, 12-12 हजार रुपए ली जा रही है। तो वहां पे ऐसे विद्यालय पूरे प्रदेश में केवल 10% होंगे। 90% वैसे विद्यालय हैं जहां न फीस देने की क्षमता है अभिभावक के पास, न तो पढ़ाने वाले शिक्षक को 1500 वेतन ही सरकार देती है। ऐसी स्थिति में उन शिक्षकों से गुणवत्ता नहीं प्रदान कराई जा सकती और न ही उन बच्चों से वह गुणवत्ता पैदा की जा सकती उन बच्चों में जो उस वातावरण से आते हैं।
इन विद्यालयों में गार्जियन का टेस्ट लेके बच्चों का एडमिशन कराया जाता है। इन बच्चों को गार्जियन भी अपने घर ट्यूटर लगा के व्यवस्था करता है। इन विद्यालयों में संसाधन भी गार्जियन के फीस के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन उन विद्यालयों में न तो गार्जियन व्यवस्था करता है, न तो सरकार व्यवस्था करती है। वो भगवान भरोसे शिक्षक अपना कार्य कर रहा है, भगवान भरोसे छात्र अपना पढ़ रहा है। प्रोफेसर गीता, सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी और उस जिम्मेदारी का पूरी तरीके से समाज भी वहन नहीं करेगा, तब तक गुणवत्ता नहीं आ सकती। मैं ये कहना चाह रही थी कि आपका ये मानना, ये जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं डॉक्टर राय, वो बिल्कुल सही है अगर आप जो एलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविकता है प्राइवेट स्कूल की हमारे देश में, वो मैं आपको बता दूं। आप नेशनल सैंपल सर्वे उठा के देखिए। नेशनल सैंपल सर्वे पर ही सारे देश के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। बीपीएल लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, इन्फ्लेशन रेट, सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा के ऊपर बेस करके की जाती हैं। 2014 का नेशनल सैंपल सर्वे डेटा देख लीजिए और उसमें देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में रूरल एरियाज में प्राइवेट स्कूल की फी क्या है। मैं आपको बता दूं आंसर। मीडियन फी लेवल है 117 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। प्राइवेट स्कूल की फीस रूरल उत्तर प्रदेश में 2014 में 117 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड है और गवर्नमेंट स्कूल में पर प्यूपल एक्सपेंडिचर करीब 2300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड है। तो ये कहना कि वहां पर 12,000 रुपए फीस ले रहे हैं सालाना, ये बिल्कुल तथ्य से मिलता जुलता नहीं है। तथ्य तो वो है जो करोड़ों लोगों के बीच में जो सर्वे किया जाता है उसके ऊपर जो निकल के आ रहा है कि 117 रुपए फीस है। तो वो गरीब आदमी जो अपने बच्चे को पेट कार करके 117 रुपए पे करके भेज रहा है प्राइवेट स्कूल में, उम्मीद से भेज रहा है कि यहाँ पर बच्चा कुछ सीखेगा, पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ टीचर कम से कम उपस्थित होता है जी, और इसलिए वह अपना बच्चा वहां भेज रहा है। तो हमारे देश के प्राइवेट स्कूल की वास्तविकता यह है कि देयर इज द बिग फिनोमिनन ऑफ लो फी बजट अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल। ज्यादातर जो स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल्स इंडिया में वो हैं लो फी, जिनकी फीस बहुत ही कम है। अर्बन उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल की मीडियन फी है 250 रुपए पर महीना। रूरल उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल की मीडियन फी है 117 रुपए पर महीना। अगर आप रूरल अर्बन दोनों को एमालगमेट कर लें, इस एक बात को तो हमने जाना। प्रोफेसर गीता गांधी, हम और आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में वक्त चूंकि सीमित होता है, हम और आगे बढ़ते हैं। आपने एक फंडिंग की बात उठाई, फंडिंग कैसा होना चाहिए स्कूलों को लेकर, इसका जिक्र आपने किया और डॉक्टर महेंद्र ने अपनी बात रखी और उसके ऊपर आपने भी अपनी बात रखी। दूसरा क्या विकल्प है, दूसरा कहां पर किस तरीके से हम, दूसरा कौन सा चरण है, प्रोसेस जहां पर हम ठीक करें स्कूलों को, सेकंड स्टेप? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। संसाधन उपलब्ध कराना होगा विद्यालयों सरकार द्वारा। संसाधन उपलब्ध कराना, मैं बिल्कुल डॉक्टर महेंद्र नाथ राय जी से सहमत हूं। संसाधन जरूर उपलब्ध होने चाहिए। और यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 का, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसमें उसका सेक्शन 18 जो है उसमें एक प्राविधान ये है कि सारे प्राइवेट स्कूल्स को रिकग्निशन लेना है और जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स हैं, यानी कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल्स हैं, उनको रिकग्निशन लेने की जरूरत नहीं है। रिकग्निशन के लिए सेक्शन 19 के अनुसार उनको मानक पूरे करने हैं जो एक्ट में दिए हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के राइट टू एजुकेशन रूल्स में और जियो वगैरह में दिए हैं। उत्तर प्रदेश के जियो में करीब 40 कंडीशंस हैं जो एक प्राइवेट स्कूल को पूरी करनी है संसाधन की, और आई विश कि वो वाली सेम कंडीशंस सरकारी स्कूल्स को भी प्रतिपूर्ति करनी होती, तो वहां पर भी संसाधन होने की अनिवार्यता होती तो अच्छा रहता। क्योंकि मैं बिल्कुल सहमत हूं डॉक्टर महेंद्र नाथ जी से कि संसाधन एक बहुत जरूरी चीज है। अगर हम बच्चों को इज्जत से ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो उससे हमारी शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी। अगर आप देखिए नवोदय स्कूल देखिए, आप आर्मी पब्लिक स्कूल देखिए, वहां पर सरकारी स्कूल है वो भी, लेकिन वहां पर गुणवत्ता की शिक्षा का स्तर ज्यादा ऊंचा है क्योंकि आपने वहां संसाधन दिए हैं। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, संसाधन देने चाहिए, लेकिन संसाधन देना इन एंड ऑफ इटसेल्फ एनफ नहीं है। संसाधन दे देने से टीचर की उपस्थिति का दर नेसेसरली नहीं बढ़ जाएगा। शिक्षा की उपस्थिति का दर, टीचर की उपस्थिति का दर जो इस समय करीब 75% है, हर 4 दिन में 1 दिन शिक्षक जो है वो एब्सेंट है, तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा टीचर अकाउंटेबिलिटी में भी। ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप संसाधन बढ़ाने, संसाधन तो बढ़ाने चाहिए ही। प्रोफेसर गीता गांधी, अभी मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ में एक जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं एक और चीज कहूँ जाऊंगी, मैं आऊंगा आपके पास में। अच्छा, मैं आऊंगा, थर्ड स्टेप के बारे में भी मैं जिक्र करूंगा।
फिलहाल डॉक्टर विक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं और इस वक्त वो वाइस चांसलर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर सिंह, आपका स्वागत है हमारे के न्यूज में। बात हम कर रहे हैं मौजूदा समय में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है, और चाहे वो हम उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हिंदुस्तान की बात करें, आरटीई की यानी कि राइट टू एजुकेशन जब हम बात करते हैं सबको शिक्षा मिले, लेकिन सबको शिक्षा गुणवत्ता पूर्ण मिले वो ज्यादा बेहतर है और वो ज्यादा अच्छी बात है। आप कहां पर खामी मानते हैं शिक्षा व्यवस्था में और समाधान आप क्या देखते हैं? दोनों ही बातें हम एक साथ आपसे पूछना चाहते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील बिंदु उठाया है जी। इसमें कोई संदेह नहीं कि राइट टू एजुकेशन में आपको शिक्षा का अधिकार है, लेकिन ऐसी वैसी कोई शिक्षा नहीं, बल्कि गुणवत्तापरक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आप अधिकारी हैं। अगर हम शिक्षा नाम मात्र को दें, जो शिक्षा आपके लिए एक स्वयं में एक लायबिलिटी बन जाए, ऐसी शिक्षा देना कदाचित न समाज का न शासन का ये मंशा रही होगी। औचित्यपूर्ण ये है कि आप प्राइवेट स्कूल या जो भी संस्थान आपको गुणवत्तापरक गुणवत्ता से परिपूर्ण शिक्षा देने में सक्षम हो, उसको पुष्पित और पल्लवित होने का अवसर दें, उनको नीचे न घसीटें और जो गुणवत्तापरक शिक्षा देने में असमर्थ है उनके कारणों में जाकर के विश्लेषण करें कि क्या कारण है कि आप शिक्षा को गुणवत्ता विहीन करने के उपरांत आप जनता को परोस रहे हैं। और इसके समाधान कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसका बड़ा सीधा समाधान है। अच्छे शिक्षक, अच्छे कक्षाएं, आपके स्मार्ट क्लासरूम्स, इसके लिए आपको धन और निवेश की आवश्यकता पड़ती है। और अगर इसकी आवश्यकता पड़ी है तो आपको या तो शासन के द्वारा आपको किसी प्रकार की ग्रांट मिलनी चाहिए या फीस के माध्यम से आनी चाहिए। मात्र ये कह देना कि आप इतने बच्चों को निःशुल्क आप शिक्षा दें तो वो गुणवत्ता का पटाक्षेप होगा और समस्या का समाधान तो कदापि ना होगा। जी डॉक्टर विक्रम सिंह, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में भी हैं। हम जब देखते हैं राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो ये कौन सा शोध किस आधार पर ये कानून बनाया गया, कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के आप छात्र को पास करना अनिवार्य ही है, यानी कि वो चाहे 0% अंक लेकर आए, चाहे उसका बौद्धिक स्तर बढ़े या ना बढ़े, विकसित हो या ना हो, पास करना जरूरी है। मतलब कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, एक जमाना था जब अनुशासन के लिए दंडात्मक कार्रवाइयां थीं, और दंडात्मक कार्रवाई का मतलब यह है कि भय का भूत होता है, और जब भय होता है, डर होता है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बच्चा पढ़ता है। और जिस जमाने में भय हुआ करता था उस समय भी आप पढ़े होंगे, आप आईपीएस रहे हैं, तमाम आईएएस निकले हैं, तमाम इंजीनियर्स निकले हैं, डॉक्टर्स बने हैं, क्या उनको कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। लेकिन अब एक ऐसा आ गया है कि भाई कितना भी अनुशासनहीन बच्चा क्यों ना हो, आप उसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब आपको पास करना है। ये कैसे राइट टू एजुकेशन के प्रावधान है? आप चूंकि हमारे साथ में हैं तो मैंने ये चर्चा सोचा कर ली जाए आपसे। डॉक्टर विक्रम सिंह, आपने बहुत ही एक गहरा प्रश्न किया, मैं इसका समाधान आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जी, हम लोग ही पढ़ते थे और गवर्नमेंट कॉलेजेस में 3 वर्गीकरण होते थे, B1, B2, B3 सेक्शंस होते थे कक्षा के। B1 में वो होते थे जो बिल्कुल टॉपर्स होते थे, B2 में आपके फर्स्ट डिविजनर्स होते, तो B3 में वो होते थे मेरी तरह जो 40% से नीचे वाले होते थे जी। और शिक्षक कहते थे कि हम B3 को B1 बनाएंगे और B2 को B1 बनाएंगे। कोई ट्यूशन नहीं, एक पैसा ईश्वर साक्षी है जो कभी मैंने ट्यूशन दिया हो और 1 साल में B3 से B1 में आया जी। अनुशासन का मामला ये था कि हम अपने शिक्षकों को भगवान के दर्जे पे रखते थे और अनुशासन के लिए जो दंडात्मक कार्रवाई, मेरे पिताजी भी वीआईपी थे, लेकिन इस बात का ध्यान शिक्षक नहीं रखते थे। अगर आपने अनुशासन तोड़ा या आपको गृह कार्य जो होमवर्क या नहीं किया तो आपके साथ वही सलूक किया जाएगा जो एक अनुशासनहीन बच्चे के साथ किया जाना चाहिए। और आज भी मैं उनको भगवान के दर्जे के रूप में मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा उपयुक्त, कारगर और प्रभावी था। ये सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए सबको पास कर देना, बच्चों को रोकना नहीं, टोकना नहीं, तो पुलिस में भी और बच्चों में भी अगर आपने रोकना टोकना छोड़ दिया तो आप अपने कर्तव्य की इतिश्री वही कर लिए। आप अनुशासनहीन कक्षा, अनुशासनहीन बच्चों का विद्यालय आप चलाएंगे, वहां अनुशासन और गुणवत्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। जी, यानी कि आप ये मानते हैं कि ये जो नियम प्रावधान बने हैं ये गलत बने हैं, इनको दूर करना होगा? मैं इसको बिल्कुल गलत मानता। सबको आपने पास किया तो क्लास में आने की जरूरत क्या है? घर पे ही डिग्री पोस्ट कर दीजिए, फिर क्लास में आने की जहमत क्यों फरमाएं?
आपको सर्टिफिकेट आपके घर ही पहुंच जाएगा। जब आपको इतनी ही लोकप्रियता लेनी है, आपको गुणवत्ता का परीक्षण नहीं करना है, आपको ये मान लीजिए कि बच्चे ने अगर इतनी कृपा कर दी कि अपना नाम लिखा लिया तो पास ही होना है। अगर इसका और एक और विचार चल रहा है, वक्त बहुत कम है, एक और विचार चल रहा है। अब सपुस्तक परीक्षा, हालांकि वो माध्यमिक स्तर बात है, सपुस्तक परीक्षा करवाने का विचार चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? चर्चा में है ये बात? नहीं, कुछ चीजों में अगर पुस्तक, कुछ विषय ऐसे हैं, जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं कि गणित और विज्ञान के प्रश्न छोड़ दिए जाएं, केवल लिटरेचर में अगर आपको दे दिया जाए कि उसके आधार पर परीक्षा, तो वो विचार किया जा सकता है। हालांकि मेरे निजी तो राय ये है कि पुस्तक विहीन परीक्षा होनी चाहिए, सपुस्तक होने का कोई औचित्य है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे डॉक्टर विक्रम सिंह, और आपके विचारों से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब उस वक्त कॉर्पोरल पनिशमेंट था, जब उस वक्त हम कह सकते हैं कि बच्चों में भय था, जब उस वक्त शिक्षक बच्चों से जुड़ा हुआ था, उन तमाम चीजों में अगर देखें तो वो ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन थी। अब की अपेक्षा मुझे ऐसा लगता है, हालांकि हम इस बात पर चर्चा भी करेंगे। फिलहाल यहां पर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं और ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, तब हम जरूर प्रोफेसर गीता गांधी से जानना चाहेंगे शिक्षा के मामले में पुराना समय सही था या आज का समय सही है। तुलना करना पड़ेगा, कम से कम जो सिस्टम का जिक्र हम करते हैं इसकी जरूर हम चर्चा करेंगे। पुराना जमाना याद ही आ जाता है, क्योंकि आज जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं, आज भी जब वो अपने गुरु को मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके चरणों में झुक जाते हैं। तब जबकि उन्होंने कई डंडियां खाई होंगी, उन्होंने हो सकता है दंड भी दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी सम्मान का भाव, प्यार का भाव, मोहब्बत का भाव और क्वालिटी एजुकेशन का नतीजा यह है कि वो आज बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं। और आज के बच्चे MBA और MCA कर लेते हैं, उसमें कई ऐसे बच्चे भी होते हैं कि कहीं चोरी कर रहे हैं, कहीं व्यसनों से घिरे हुए हैं, कहीं अवगढ़ उनके अंदर भरे हुए कई चीजें हैं। वक्त हमारे पास बहुत कम है। प्रोफेसर गीता गांधी, आपने बहुत शोध किया है, चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। हम चाहेंगे कुछ एक या दो ऐसे तरीके, कुछ ऐसी चीजें आप बताएं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो और सरकार जिनको इंप्लीमेंट करे। वक्त कम है हमारे पास में। ठीक है, तो बेसिकली एजुकेशन की गुणवत्ता के स्तर को और ऊंचा बढ़ाने के लिए हमें कुछ और आइडियाज पे जाना पड़ेगा। एक तो ये था कि पर स्टूडेंट फंडिंग लाई जाए रादर देन ब्लॉक ग्रांट्स, नंबर 1। दूसरा जो मेरा सुझाव होगा गवर्नमेंट के लिए कि वो जो हम लोग जब देखते हैं कि टीईटी में पास रेट बहुत कम है, अच्छा बाकी टीईटी में 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 30 क्वेश्चंस बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी पे होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पे होते हैं, 120 क्वेश्चंस सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के ऊपर होते हैं, हिंदी यानी कि लैंग्वेज और गणित और एनवायरमेंटल साइंस पे, और प्राइमरी स्कूल लेवल के स्तर के क्वेश्चंस होते हैं। जो क्वेश्चंस प्राइमरी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में आते हैं उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज पे। तो जब आप उस चीज को खुद नहीं कर पा रहे हैं, हमारे 90% से ज्यादा टीचर्स उसको नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना है, तो इसका माने ये है कि अगर हमें शिक्षा में सुधार लाना है, गुणवत्ता को बढ़ाना है, तो उन टीचर्स की इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग करनी होगी। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग में ये है कि आप किसी टीचर को प्रताड़ित नहीं करें, हर एक टीचर को सपोर्ट करें, ये सपोर्ट दें कि भाई आपकी किन किन चीजों में सब्जेक्ट मैटर नॉलेज में थोड़ी कमी है, उन एरियाज में हम आपको सशक्त करने के लिए ये ट्रेनिंग मॉड्यूल दे रहे हैं, नंबर 1। दूसरा जो प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग है उसका जो करिकुलम है वो बिल्कुल ही ऐसा है कि जिसमें सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा बल दिया गया है। राय से भी हम उनकी राय जानते हैं। डॉक्टर महेंद्र राय, प्रोफेसर गीता गांधी, मैं आपको रोक रहा हूं, वक्त क्योंकि हमारे पास अब नहीं आगे। डॉक्टर महेंद्र राय, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रैक्टिकली जो पॉसिबल हो, जिसको इंप्लीमेंट किया जा सके। मैं मैडम गांधी जी की बातों पर से सहमत हूं कि इन सर्विस ट्रेनिंग आवश्यक है, क्योंकि पढ़ाई के समय में और फिर पढ़ाने के समय में, दोनों समय में ज्ञान में अंतर आ जाता है। बिल्कुल। और कुछ नए नए सब्जेक्ट, नए नए ज्ञान आते हैं जिसको इन सर्विस ट्रेनिंग में ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने की टेक्निक भी नई नई बदलती रहती है, उसका भी लाभ हमको प्राप्त होता है। और सबसे मस्ट है संसाधन देना। विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था हो, आकर्षक परिवेश हो, ब्लैक बोर्ड हो, डस्टर की व्यवस्था हो, चाक की व्यवस्था हो, जो भी संसाधन, बिजली की व्यवस्था। अब बिजली की व्यवस्था आपको बता दें 80% विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। नहीं, आपने जब संसाधनों की बात कही तो मुझे लगता है कि संसाधन में सब चीजें शामिल हो जाती हैं। एक स्कूल किस तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा दे पाए, मुझे लगता है कि सारी चीजें उसमें निहित हो जाती हैं। जी
बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखा जा सकता है। और अब तो वैसे भी अब कोर्ट का डंडा चला है सरकारों के ऊपर और खासतौर से यूपी सरकार के ऊपर। अगले सेशन में देखना है किस तरीके से सरकार अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गीता गांधी किंडन, जो आप हमारे साथ में आई और आपने अपनी बातें रखी, और डॉक्टर महेंद्र नाथ राय, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद इस बात की कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, बुनियादें बेहतर होती हैं तो इमारतें बेहतर खड़ी होती हैं और वो फिर सालों के लिए इतिहास बनाकर जाती हैं। फिलहाल इस बात के साथ हम इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।